कहानी की शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है, जब रशिया और जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करके वहां के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है, जिनमें से जीनस नाम का आर्मी ऑफिसर भी शामिल होता है, जिस पर कई झूठे आरोप लगाकर उसे एक पेपर पर साइन करने को कहा जाता है। लेकिन वो साइन करने से मना कर देता है, जिसके बाद उसके सामने बैठा ऑफिसर जीनस की पत्नी को अंदर बुलाता है, जो रोते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और विदेशों में जाकर जासूसी करते हैं। ये सुनकर जीनस को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वह जानता था कि इन लोगों ने उसकी पत्नी को झूठा बयान देने के लिए बहुत टॉर्चर किया है और वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। अब जीनस को जासूसी के जुर्म में 20 साल की सजा होती है और सन 1940 में उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहाँ से किसी भी कैदी के लिए भाग पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ और घने जंगल हैं। तभी जेलर यहाँ आए हुए कैदियों को वार्न करते हुए कहता है कि आज तक कोई भी जेल से नहीं भाग पाया और जिसने भी भागने की कोशिश की उसे मौत ही नसीब हुई। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो यहाँ के लोग ही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हमने तुम सबके सर पर इनाम ही इतना रखा है। अब जब सभी कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे होते हैं, तभी जीनस एक बूढ़े आदमी को देखता है जो बहुत भूखा था। वह उसे अपना खाना दे देता है। ये देखकर वहाँ खड़ा एक और बूढ़ा कैदी उसे कहता है कि यहाँ इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुमने उसे खाना दिया तो ये लोग तुम्हारा भी राशन आधा कर देंगे। इसे छोड़ दो, ये कल सुबह का सूरज नहीं दिख पाएगा। दरअसल जेल में अलग अलग कैदियों को रखा जाता है, जिनके साथ यहाँ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। यहाँ विटामिन की कमी की वजह से कैदियों की आंखें कमजोर हो जाती थीं, जिससे उन्हें रात में दिखाई नहीं देता था। तभी जीनस की मुलाकात एक और कैदी से होती है, जिसका नाम खाबरोव था। वह बताता है कि मैं एक एक्टर हुआ करता था और जब मैंने एक फिल्म में अमीर आदमी का किरदार किया तो इसके लिए मुझे 10 साल की सजा सुनाई गई। ये सुनकर जीनस को बड़ी हैरानी होती है और तभी वो पूछता है कि जेल से भागने का कोई रास्ता है। वह एक्टर कहता है कि नहीं, यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और तुम भी यहाँ से भागने का सोचना भी मत, वरना बेमौत मारे जाओगे। उस रात जीनस कुछ असली अपराधियों को देखता है जो सच में यहाँ खून करके पहुँचे थे। खाबरोव कहता है इनकी ओर देखना मत, ये बहुत खतरनाक हैं, गार्ड्स भी इनसे दूर रहते हैं। इसी बीच वल्का नाम का एक कैदी एक दूसरे कैदी को चाकू मार देता है, बस इसीलिए क्योंकि उसने वल्का को अपना कोट देने से मना कर दिया था। अब अगले दिन सभी कैदियों को जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जीनस की नजर बस इस बात पर थी कि वो कैसे यहाँ से भाग सकता है। अब शाम होने पर वो एक्टर जीनस के पास आता है और कहता है कि यहाँ से भागने का मेरे पास एक प्लान है। दरअसल मुझे भी किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो तुम्हारी तरह बहादुर हो, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकता था। अब वो एक्टर जर्मन और रशियन से बचने के लिए उसे अपना प्लान समझाता है और कहता है कि यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक झील है, जिसके किनारे चलकर हम मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें ठंड कम होने का इंतजार करना होगा और बहुत सारा खाना इकट्ठा करना होगा, जो इस हजारों किलोमीटर लंबे सफर में हमारे काम आएगा। मैंने तो खाना इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया है, तुम भी कर दो। अब ये लोग हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब एक दिन सभी कैदी लकड़ियां काटकर जंगल से वापस लौट रहे होते हैं, तभी वहाँ एक तेज बर्फीला तूफान आ जाता है और ठंड लगने के कारण उनमें से कई कैदी मर जाते हैं। लेकिन कमांडर को उनकी मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें चलते रहने को कहता है। ये देखकर एक बूढ़ा कैदी ठंड से बचने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ खड़ा इंचार्ज उस पर गन तान देता है और कहता है वापस आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि अगर हम यहाँ खड़े रहें तो वैसे भी ठंड से मर जाएंगे, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनते और जंगल में जाकर छुप जाते हैं। अगर वो सारे कैदी मारे जाते तो इंचार्ज को अपने सीनियर से बहुत फटकार पड़ती, इसलिए वो इंचार्ज बाकी सभी कैदियों को भी जंगल में चलने को कहता है। अब ये लोग ठंड से बचने के लिए एक झोपड़ी तैयार करते हैं और उसके नीचे छुप जाते हैं और इस तरह उनकी जान बच जाती है। अब अगले दिन एक ऑफिसर उन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करता है जो उनके जंगल में जाने से काफी नाराज था, इसलिए वो मिस्टर स्मिथ और जीनस समेत कई अन्य कैदियों को खदान में काम करने के लिए भेज देता है, जिसके अंदर सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल था। यहाँ ज्यादातर कैदी जहरीली गैस और घुटन के कारण ही मर जाते थे, लेकिन जीनस को यहाँ भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे भ्रम में अपना घर दिखाई देता है जिसकी तरफ वो बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर स्मिथ उसे पकड़ लेते हैं। अगर वे वैसा नहीं करते तो वहाँ तैनात गार्ड उसे गोली मार देता। अब जीनस कहता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उस एक्टर के पास एक प्लान है जो यहाँ से भागने में हमारी मदद करेगा। तभी मिस्टर स्मिथ कहते हैं वो शख्स झूठा है, वो यहाँ आने वाले हर नए कैदी को यही कहता है, उसने मुझे भी यही कहा था, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहा है। दूसरों से उसे अपने भागने के सपने को ताकत मिलती है। जीनस कहता है फिर तुम भी किसी से कम नहीं हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? स्मिथ बोलते हैं अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वैसे भी हम इस खदान में 3-4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाले। जीनस पूछता है तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो? जिस पर मिस्टर स्मिथ कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी एक कमजोरी जानता हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे उठा लोगे।
अब उसी रात जीनस कुछ लोगों के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो कहता है आज मौसम खराब होने के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और हम लोग आज रात यहाँ से भाग सकते हैं। अगर आज रात हम लोग भागेंगे तो पैरों के निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे, जिससे गार्ड्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। पर खापरोव को ये जल्दबाजी लगी, इसलिए वो उसे अभी भागने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें अभी और प्लानिंग और खाने की जरूरत थी। जीनस उसे बताता है कि उसने अपनी आधी जिंदगी जंगल में बिताई है, उसे खाना ढूंढना आता है, पर इसके बावजूद भी वो खापरोव को भागने के लिए राजी नहीं कर पाता। इसी बीच उनकी नजर वल्का पर पड़ी, जिसने सब कुछ सुन लिया था। रात को वो सोते हुए जीनस की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है देखो मेरी हालत खराब है। यहाँ छोटी उधारी पर उंगलियां काट देते हैं और बड़ी उधारी पर सर काट देते हैं, और मेरे ऊपर बड़ी उधारी है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरे पास चाकू है जो तुम्हारे काम आ सकता है। खापरोव जानता था कि अगर ये अभी भागे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो उनके साथ नहीं था। अब उसी रात जीनस कुछ लोगों के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, जिसमें मिस्टर स्मिथ जो एक इंजीनियर था, वल्का जो एक रशियन क्रिमिनल है, तोमाश जो एक आर्टिस्ट है, वॉश जो एक प्रीस्ट है, जोरान जो एक अकाउंटेंट है, और कासिक जिसे रात में दिखाई नहीं देता। वल्का के साथ आने से कोई खुश नहीं था, पर क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग सुन ली थी, इसलिए अगर वो उसके साथ नहीं लेते तो वो उनके लिए खतरा बन सकता था। अब उस रात वो लोग जनरेटर बंद कर देते हैं, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बंद हो सकता था, और लोहे की तार काटकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह जब गार्ड्स को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन तेज बर्फीली हवाओं के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद एक ऑफिसर उनके पीछे डॉग छोड़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर ये सभी कैदी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ठंड लगने के कारण उन्हें भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी जीनस उस क्रिमिनल से उसका चाकू लेता है और पेड़ की छाल काटकर सभी के लिए मुखौटे बनाता है, जिसे सभी लोग अपने चेहरे पर पहन लेते हैं। मास्क पहनने पर इनके चेहरे पर ठंड नहीं लगती और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। अब सुबह होते ही ये लोग इस जेल से काफी दूर निकल आते हैं, जहां उन गार्ड्स का पहुंच पाना एकदम नामुमकिन था, और जितनी भी खाने पीने की चीज ये लोग अपने साथ लेकर आए थे उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जीनस देखता है कि उनके पास बस कुछ ही हफ्तों का राशन बचा है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा था। इसी बीच उसकी नजर वल्का के कोट पर पड़ी और उसने देखा कि ये कोट तो खापरोव का था। वल्का झूठ बोलता है कि वो सबको हमारे भागने के बारे में बताने वाला था, लेकिन अब डरो मत, मैंने उससे बात कर ली थी। जीनस समझ जाता है कि उसने उसे मार दिया था, क्योंकि वो पहले भी उसे ऐसा करते हुए देख चुका है। स्मिथ कहता है तुमने शैतान से हाथ मिलाया है, ये आदमी हमारे लिए खतरा है। कुछ देर आराम करने के बाद सभी लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। जीनस जानता था कि उन्हें दक्षिण दिशा की ओर जाना है, इसलिए वो सूरज की रोशनी से दक्षिण दिशा का अनुमान लगाकर सभी को रास्ता दिखाता है, क्योंकि इन्हें बैकाल झील से होते हुए मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंचना था, जो अभी भी बहुत दूर है। इसलिए ये लोग बिना रुके अपने सफर को जारी रखते हैं। अब जब रात होती है तो ये सब खाना खाने के लिए एक जंगल में रुक जाते हैं। तभी जीनस कहता है कि आज रात ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए हम लोग यहीं रुकेंगे, लेकिन आग जलाने के लिए हमें लकड़ियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी लोग लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी वो लड़का जिसे रात में दिखाई नहीं देता था, वो लकड़ियां लाते वक्त रास्ता भटक जाता है। अब जब सभी लोग लकड़ियां लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी कम है, जिसे ढूंढने के लिए ये लोग फिर से जंगल में जाते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग थक हार कर वापस आ जाते हैं और सुबह होने पर वो देखते हैं कि उनका वह साथी उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठा है, और जब सभी उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह ठंड से जमकर मर चुका है, जिसे ये लोग वहीं दफना देते हैं। जीनस कहता है कि आज एक आजाद इंसान की मौत हुई है। जिसके बाद ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब इन लोगों को चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और इनका खाना भी खत्म हो चुका है। ये लोग इतने भूखे होते हैं कि कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि पक्षियों के अंडे भी खा जाते हैं। दरअसल इन लोगों को बैकाल झील तक एक हफ्ते पहले ही पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन रास्ता भटकने के कारण ये लोग अभी भी झील से बहुत दूर होते हैं। एक रात जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी इन्हें जानवरों की आवाज आती है, और जब पास जाकर देखते हैं तो कुछ भेड़िए अपना शिकार खा रहे होते हैं। ये लोग उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देते हैं और खुद उस शिकार पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग कई दिनों से भूखे थे। अगली सुबह जीनस कहता है कि मैं अकेला ही झील ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं एक हफ्ते में वापस नहीं लौटा तो तुम लोग समझ लेना कि मैं नहीं रहा। जिसके बाद जीनस अकेला ही झील की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो पथरीले और खतरनाक रास्तों से गुजरता है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे पेड़ की छाल तक खानी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और उसे भरम में फिर से अपना घर दिखाई देने लगता है, जिसकी तरफ जीनस तेजी से बढ़ता है। लेकिन वो किसी तरह अपने दोस्तों के पास वापस लौट आता है और उन्हें बताता है कि मैंने झील ढूंढ ली है, वो यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त आग जलाकर उसकी बॉडी को गर्म करते हैं और अब अगली सुबह सभी लोग उस झील की तरफ निकल जाते हैं।
जब ये लोग एक जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जो बताती है कि मैं रशियन से बचकर भागी हूँ, तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन जीनस के सभी साथी उसे साथ ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं था और उनकी रफ्तार भी धीमी हो जाती। इसीलिए सब लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग झील के किनारे पहुंचकर देखते हैं कि दलदल में एक हिरण फंसा हुआ है जिसे ये लोग अपना शिकार बना लेते हैं और अब इनके पास कई हफ्तों का खाना था। तभी उनमें से एक शख्स जो प्रीस्ट था वो उस लड़की को वापस लेने के लिए जंगल में जाता है और शाम होने तक उसे अपने साथ वापस ले आता है, जिसे ये लोग खाना खिलाते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब रात भर आराम करने के बाद सभी लोग एक बार फिर से अपने आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये लड़की भी उनके साथ घुल मिल जाती है और बताती है कि मेरा नाम इलियाना है और मैं पोलैंड से हूँ। पर स्मिथ ने तुरंत ही उसका झूठ पकड़ लिया। दरअसल उस समय पोलैंड पर जर्मन्स और रशियंस दोनों देशों के लीडर्स ने हमला किया था। इलियाना बता रही थी कि वो रशियन से बचकर भागी है, लेकिन जिस जगह से वो आई थी वहाँ रशियंस का नहीं जर्मन्स का कब्जा था। मतलब असल में वो जर्मन से बचकर भागी थी, ना कि रशियन से। स्मिथ कहता है कि तुमने जिंदा रहने के लिए कई झूठ बोले होंगे, लेकिन अब झूठ मत बोलना। वो लोग एक गाँव के पास से गुजरते हैं। वो बहुत भूखे थे, जिस पर वल्का उन्हें गाँव चलकर खाना चोरी करने को कहता है। पर जीनस उसे याद दिलाता है कि उनके सर पर बड़ा इनाम है, अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वल्का अपनी आदतों से बाज नहीं आता और रात को गांव में जाकर खाना चोरी कर लेता है। उसके शरीर पर खून के छींटे देखकर सबको लगा कि उसने किसी की जान ली है, पर वल्का उन्हें कहता है कि नहीं, वो कुत्तों का खून है जिन्हें मुझे चोरी करने के लिए मारना पड़ा। वो सब भूखे थे इसलिए वो खाना खा लेते हैं। इसी बीच इलियाना उन सबको सच बता देती है कि वो एक कम्युनिस्ट की बेटी है। वो कहती है कि मेरे पिता एक क्रांतिकारी बनना चाहते थे, लेकिन जर्मन्स ने उन्हें मार दिया। अब देखा जाए तो उसके पिता उस आदमी को सपोर्ट करते थे जिसकी वजह से वो सब जेल में थे, पर फिर भी उन्होंने इलियाना को माफ कर दिया। अब ये सब लोग कई हफ्तों तक चलने के बाद मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहां गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन सोवियत यूनियन और मंगोलिया का बॉर्डर पार करते वक्त वल्का की नजर कम्युनिस्ट पार्टी के बोर्ड पर पड़ती है। वो इस पार्टी के लीडर स्टालिन को भगवान की तरह पूजता था। उसे लगता था कि स्टालिन अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटता है। यहाँ तक कि उसने अपनी छाती पर स्टालिन का टैटू भी करवा रखा था। इसलिए बॉर्डर पार करने से पहले वल्का कहता है कि मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं आ सकता। वैसे भी उसे जेल के अंदर अपने उधार से दिक्कत थी, न कि जेल से। वह पकड़ा भी गया तो उसे उस जेल में नहीं डाला जाएगा जहाँ से वो भागा था, तो देश ना छोड़ना उसके लिए फायदे का सौदा था। पर वो जीनस को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहना नहीं बोलता, जिसके बाद जीनस भी उसे गुड बाय कहकर आगे बढ़ जाता है। अब जब ये 6 लोग बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचते हैं तो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर स्टालिन का फोटो दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट ने मंगोलिया पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखकर सभी लोग हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। लेकिन मंगोलिया भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं था। तभी जीनस कहता है कि हम चाइना के रास्ते तिब्बत जाएंगे और वहाँ से इंडिया, क्योंकि इंडिया में अभी भी ब्रिटिशर्स का राज है, जहाँ हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन इंडिया पहुँचने के लिए हमें हिमालय के पहाड़ों से गुजरना होगा। अब ये लोग एक बार फिर से निश्चय करके अपने सफर पर निकल जाते हैं, जो अभी भी हजारों किलोमीटर लंबा था। जीनस जानता था कि उनमें से सभी लोग इंडिया नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उनके सामने विशाल गोबी डेजर्ट था, जिसे पार कर पाना इतना आसान नहीं था। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी था और ना खाना। अब इन्हें रेगिस्तान में जो भी छोटे मोटे जानवर मिलते ये लोग उसे मारकर खा जाते और प्यास बुझाने के लिए कपड़ा गीला करके चूस लेते थे। ये लोग धूप से बचने के लिए अपने कोट और बाकी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण इन सब की हालत खराब हो जाती है और अब इनके पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। तभी मिस्टर स्मिथ को पूर्व दिशा में कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पानी जरूर मिलेगा। जीनस कहता है कि ये हमारा भ्रम है, वहाँ कोई पेड़ नहीं है और हमें पूर्व नहीं दक्षिण दिशा की ओर जाना है। लेकिन मिस्टर स्मिथ किसी की बात नहीं सुनते और उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सच में पानी का कुआं होता है, जिसे देखकर ये लोग खुशी से पागल हो जाते हैं और पेट भर के पानी पीते हैं। इन लोगों का मन होता है कि कुछ दिन आराम करने के लिए यहीं रुक जाते हैं, लेकिन जीनस उन्हें समझाता है कि यहाँ पीने के लिए पानी तो है, लेकिन खाना नहीं है और बिना खाने के हम कमजोर हो जाएंगे और फिर चलने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए अगले दिन सभी लोग अपने अपने बर्तनों में खूब सारा पानी भर लेते हैं और आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब जब ये लोग रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं तभी एक भयंकर रेतीला तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं। इस तूफान में उनका ज्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और जब अगले दिन सफर पर निकलते हैं तो इलियाना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर स्मिथ दौड़कर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि इलियाना के पैर सूज गए थे, इसीलिए उसे चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन वह ऐसी हालत में भी चलना जारी रखती है।
क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण इन लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक बार फिर से इलियाना गिर जाती है, जिसे वह प्रीस्ट अपनी गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ना जारी रखता है। लेकिन इलियाना अपने सफर को जारी नहीं रख पाती और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देती है और उसकी जिंदगी का ये सफर यहीं खत्म हो जाता है। इलियाना को ये लोग दफना कर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि चलते रहने के सिवाय इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब इनके पास बहुत थोड़ा पानी बचता है, जिसे पीकर ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इनका एक और साथी जो आर्टिस्ट था, वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और अब ये 4 लोग ही बचते हैं जो अपने एक और साथी को दफनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उनका शरीर और हौसला दोनों ही टूटता जा रहा था। लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और कई दिनों के सफर के बाद रेगिस्तान को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी जीनस देखता है कि सामने पहाड़ है, जहाँ जरूर पीने के लिए पानी होगा। लेकिन अब मिस्टर स्मिथ भी थक कर नीचे गिर गए थे और कहते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं और नहीं चल सकता। जीनस कहता है कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए वह अपने दोनों साथियों को आगे चलकर पानी ढूंढने के लिए कहता है और खुद मिस्टर स्मिथ के साथ शाम होने तक वहां तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि ये लोग काफी थके हुए थे, इसलिए वहीं सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तभी एक सांप थॉमस के पैर पर चढ़ जाता है और जब वह उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पानी का एक रिसोर्स मिल जाता है, जहाँ से बहुत थोड़ा सा पानी रिस रहा था, जिसे चाट चाट कर सभी अपनी प्यास बुझाते हैं और मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं। ये लोग उस सांप को भी पकड़ लेते हैं, जिसे खाने के बाद उनके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है। लेकिन मिस्टर स्मिथ अब चलने की हालत में नहीं थे। वह कहते हैं तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तभी जीनस मिस्टर स्मिथ का हौसला बढ़ाने के लिए उसके बेटे का नाम लेता है, जिसे रशियंस ने मार डाला था। दरअसल आज से कुछ साल पहले मिस्टर स्मिथ जब अपने बेटे के साथ रशिया आए थे तो उन्हें पकड़ लिया गया था और उनके बेटे को उन्हीं के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाकर उसे गोली मार दी थी, जिसके लिए मिस्टर स्मिथ खुद को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए वह अब तक जिंदा रहकर खुद को सजा दे रहे थे। तभी जीनस कहता है कि मेरी पत्नी के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि वह अपनी पूरी जिंदगी खुद को दोषी ठहराए, इसलिए मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है। जीनस की ये बात सुनकर मिस्टर स्मिथ का हौसला एक बार फिर से लौट आता है और अगली सुबह फिर से ये चारों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन चाइना भी इनके लिए सेफ नहीं था, इसीलिए ये लोग हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से होते हुए तिब्बत की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये मुश्किल सफर धीरे धीरे उनकी जान ले रहा था। हालांकि ये लोग किसी तरह तिब्बत बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक तिब्बतियन मॉन्क उनके पास आता है और उन्हें अपने साथ एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लेकर जाता है, जहां उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और ये लोग उन्हें खाना भी देते हैं। तभी एक मॉन्क उन्हें बताता है कि तुम्हें इंडिया जाने के लिए यहाँ से सिक्किम से होते हुए जाना होगा, लेकिन अभी ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए ठंड कम होने तक तुम्हें 3 महीने तक इंतजार करना होगा और तब तक तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो। लेकिन जीनस अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने घर वापस जाना है। अगर हम यहाँ रुके तो थक जाएंगे और फिर आगे का सफर तय करना मुश्किल होगा। तभी मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं यहाँ से तिब्बत की राजधानी जाऊंगा और वहाँ से चाइना, क्योंकि चीन में अभी भी यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है जो मुझे अमेरिका पहुँचा देंगे। अब रात भर आराम करने के बाद जीनस वहाँ नहीं रुकता और सुबह होते ही इंडिया के लिए निकल जाता है। उसे अकेला जाते देख उसके 2 साथी भी उसके साथ आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं। जिसके बाद जीनस अपने साथियों के साथ उन बर्फीले रास्तों को नापते हुए सिक्किम तक पहुंच जाता है, जहां सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान के साथ गांव लेकर आया जाता है। इन लोगों ने साइबेरिया से इंडिया तक आने के लिए 6400 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था, जिसमें उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करने के साथ ही अपने कई साथियों की जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब इनका सफर खत्म हो चुका है। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि जीनस अगले 50 सालों तक अपने घर नहीं जा पाया और देश विदेश घूमता रहा, क्योंकि पोलैंड अभी भी जर्मन्स और रशियंस के कब्जे में था। लेकिन जब 1989 में पोलैंड को आज़ादी मिली तो वह अपने घर वापस लौटा और उसकी नज़रों के सामने वही सीन होता है जिसे वह बार बार अपने भ्रम में देखा करता था। लेकिन इस बार वह पत्थर के नीचे से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है और जब घर के अंदर जाता है तो उसके सामने उसकी पत्नी बैठी होती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन जब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने सालों के बाद एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।